हेलो एवरीवन, आप सभी का दी पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 02 लेसन 4 पार्ट 1 राज्य के सिद्धांत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो राज्य की समझ के ऊपर में रहेगा कि एक राज्य को हम कैसे समझ सकते हैं, राज्य कहलाता क्या है, ठीक है, राज्य कहते किसे हैं, राज्य को हम कैसे समझा जा सकता है, इसके बारे में फोकस करेंगे। जब हम दोस्तों इस टॉपिक के अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में राज्य को समझ जाएंगे पहले कि राज्य होता क्या है, तो उसके बाद का जो सफर रहेगा, जो आगे के पॉइंट्स रहेंगे वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हमें पता चल जाए राज्य ही क्या है, राज्य कहते किसे हैं, तो उसके बाद राज्य की जो मतलब विचार उस पर आएंगे, अलग अलग विचार के द्वारा विचार रखे जाएंगे, तो हमें समझने में आसानी होगा। दोस्तों, आपसे भी बच्चों से रिक्वेस्ट क्या है कि जो ये लेसन है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम टोटल 9 पार्टों में बांट के करेंगे, ठीक है। 9 बिंदुओं में बटा हुआ है लेसन पहले से ही, तो उसको हर एक बिंदु को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, उसको अलग अलग पार्ट में करेंगे जिससे छोटा छोटा वीडियो बने। और दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि हर एक पॉइंट में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये सारे अलग अलग विचारकों के नाम के साथ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आपके बुक में ही दिए गए हैं। बुक भी अगर ले लो साथ में तो बहुत बेटर हो जाए आपके लिए। जैसे देखोगे तो मार्क्सवादी, रूसो, उदारवादी, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं कि मार्क्सवादी की क्या विचारधारा थे राज्य के सिद्धांत के ऊपर में, ठीक है, गांधी जी की क्या विचारधारा थी राज्य के सिद्धांत के ऊपर में, ठीक है, स्वतंत्रतावादी अल्पवादी की क्या विचारधारा थी राज्य के सिद्धांत के ऊपर में। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो इस वीडियो को टोटल हम 9 पार्ट में करेंगे। जो आज का हमारा मेन फोकस रहेगा वो फर्स्ट पार्ट के ऊपर में रहेगा, राज्य की समझ के ऊपर में, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी, क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा लेसन बनने वाला है, 9 पार्ट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। और इस लेसन की खास बात के एक और ये है दोस्तों कि इस लेसन को आपने 9th 10th 11th 12th और BA में भी पढ़ा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की बुक में छोटा सा टॉपिक आता था राज्य के सिद्धांत को लेकर, ठीक है, हमारे सब भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भी आता था और अलग अलग तरीके से भी पूछा गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेसन, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और समझने लायक क्वेश्चंस हैं इसके अंदर में, और पिछले कई सालों से इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये लेसन जो हमारा है राज्य का सिद्धांत, ये चौथा लेसन है, 4th लेसन है, ठीक है। 4th लेसन से पहले हमने 3 लेसन क्लियर किए। तो पहला जो लेसन था इस बुक का MHI 02 का, जो पहला लेसन था वो था पुनः जागरण, ठीक है। पुनः जागरण का मतलब क्या होता है कि जो लोग थे, जो यूरोप के रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, धर्म के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध पुनः जन जागृति लाई, ठीक है। मतलब एक तरह से क्रांतिकारी जन जागृति लाई, जिसके अंदर में लोगों ने धर्म का विरोध करना शुरू किया, अंधविश्वास का विरोध करना शुरू किया। दूसरा लेसन हमारा था ज्ञानोदय। ज्ञानोदय मतलब क्या, ज्ञान का उदय होना, ज्ञान की जन जागृति आना, लोगों के अंदर में ज्ञान की जन जागृति आई, जिसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक तरह से विज्ञान का विकास किया, तकनीक का विकास किया, ठीक है, तकनीक में तरक्की करी, तकनीक में क्रांति आई, ठीक है, इस तरह की चीजें चली, जिसके बाद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई उनके राज्य में, उनके शहर में, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर आता है हमारा, ज्ञानोदय की आलोचना। तो कुछ लोग ज्ञानोदय के समर्थन में थे, ठीक है, जिनके जो समर्थन में थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि भैया बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा चीज चल रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। जो एक्सेप्ट में नहीं था उन्होंने उसकी बुराई करी। तो हमने उन सभी विचारकों के भी बारे में भी जाना कि उन्होंने क्या बोला, क्या मानना था उनका, किस लॉजिक के बेस पे उन्होंने बुराई करी, किस लॉजिक के बेस पे उन्होंने उसका खंडन किया ज्ञानोदय का। तो उन सभी विचारकों के कंक्लूजन ये निकला कि उन्होंने एक नारा दिया कि अतीत बेहतर है वर्तमान से। अतीत बेहतर का मतलब क्या, जो बीता हुआ समय था वो ज्यादा सही था, ज्ञानोदय के बाद जो आपका समय आया है, जो वर्तमान आप जिसे मान रहे हो वो बेकार है, ये मानकर उन्होंने चला, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हमने 3 लेसन पढ़ लिए। तो जो समर्थन वाले ज्ञानोदय वाले थे उनके मन में क्वेश्चन आता है कि भैया हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं वो सभी ना किसी राज्य में बटे हुए हैं, ठीक है। मान लो 500 लोग इस राज्य में रह रहे हैं, 1000 लोग उस राज्य में रह रहे हैं, 200 लोग उस राज्य में रह रहे हैं। तो भैया राज्य क्यों है, सीमाएं क्यों हैं, कैसे बन गई राज्य, कैसे कब बना राज्य, इस तरह का क्वेश्चन उनके मन में आता है, ठीक है। वहां से हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। समझ में आता है, ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको समझाया जिससे आपको ये समझ में आए कि कब हम कैसे राज्य की शुरुआत क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो अब उनके मन में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया मेरे रिश्तेदार के 50 लोग उस वाले गांव में रहते हैं तो उनका अलग राज्य, मतलब उस राज्य में रहते हैं तो उनका अलग राज्य। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के हिसाब से ले लें तो भैया वो 50 लोग बिहार में रहते हैं, 15 लोग यूपी में रहते हैं और 70 लोग उत्तराखंड में रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग राज्य कैसे बटे हुए हैं, किसने बांट दिया,
ऐसे क्वेश्चन मन में आता है। और कब से शुरुआत हुई राज्य की, फिर ये पूरा लेसन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है उन सभी के मन में कि भैया ये है क्या, राज्य क्या है, राज्य कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या है राज्य की। दूसरा क्वेश्चन वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भैया कितना पुराना है, कब से है। मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ 1998 है, तो जब मेरा पैदा हुआ तब भी राज्य था। मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो उस समय जब पैदा हुए वो उस समय भी राज्य था। मेरे दादाजी की डेट ऑफ बर्थ ये है, उस समय पैदा हुए तो उस समय भी राज्य था। तो रियल में राज्य है कब से, बना कब से है राज्य, उसके बारे में लेकर इनके मन में क्वेश्चन आया। तो ये भी जानने लगने में लग गए कि भैया राज्य है कब से। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है भैया, इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसको भी जरूरी है भैया। अगर मान लो राज्य इतना पुराना है, इसको ये कहते हैं, तो इसको जरूरत क्यों पड़ी, विशेषता क्या है, इसकी खासियत क्या है। आप अगर किसी चीज को लेकर आते हो, खरीद के लाते हो दुकान से, ठीक है, तो आपके घर वाले पूछेंगे ना भैया इसकी जरूरत क्या है, इसको कहते हैं किससे हैं, किस लिए, और इसकी जरूरत क्या है भाई, तेरे घर में विशेषता क्या है इसकी, किस लिए रखे हम इसे। तो ये क्वेश्चन आता है उनके मन में, और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर के साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि राज्य की परिभाषा दी जा सकती है, यह केंद्रीकृत, कानून बनाने वाली, कानून लागू करने वाली और राजनीतिक रूप से संप्रभुत्व राजनीतिक संस्था है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीकृत, कानून बनाने वाली, कानून लागू करने वाली और राजनीतिक रूप से संप्रभुत्व सामाजिक संस्था है। ठीक है, इसको राज्य कहते हैं। ये जो डेफिनेशन दी जाती है आधुनिक राज्य के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो इससे ये सेटिस्फाई नहीं होते, जो ये ज्ञानोदय कालीन वाले जो ढूंढ रहे थे आंसर, इससे सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि ये आधुनिक राज्य की परिभाषा थी कि भैया एक केंद्रीकृत, कानून बनाने वाली, कानून लागू करने वाली और राजनीतिक रूप से संपूर्ण सामाजिक संस्था को हम राज्य कहते हैं। पर इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उसके बाद उन्होंने दूसरे शब्दों में भी ढूंढने की कोशिश करी, भैया और राज्य का दूसरा डेफिनेशन भी बताओ। तो उन्होंने दूसरा डेफिनेशन किस हिसाब से बताया कि राज्य के अंदर में जो काम किए जाते हैं, जो कार्य होते हैं, उसको भी हम राज्य से डिफाइन कर सकते हैं, उसको भी हम राज्य बोल सकते हैं। कैसे, तो ऐसी संस्था से बना है जिसकी किसी भूभाग में हिंसा और उत्पीड़न के साधन पर एकमात्र अधिकार हो। मान लो एक राज्य है, उस पर अगर किसी तरह का हिंसा हो रहा है, किसी तरह का उत्पीड़न हो रहा है उसके भूमि पे, जमीन पे, तो वो उस पे उसका अधिकार बनता है, उसका जवाबदेही बनता है। दूसरा यहां पे कहा जाता है कि उस भूभाग में कानून बनाने पर उसका एक अधिकार होगा। जो भी उस हिंसा से रिलेटेड कानून बनाएगा, ठीक है, जो भी बनेगा उस राज्य के अंदर में बनेगा और उस पे उसका अधिकार होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी भैया तुम्हें बनाना है। ठीक है, कानून लागू करने के लिए विभिन्न ढांचों का विकास करता है। ठीक है, आप देखोगे अलग अलग तरह के काउंसिल्स, अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण किया जाता है, तो वो कानून को लागू करवाने के लिए वो भी किसकी जिम्मेदारी बनती है, राज्य की बनती है। उस भूभाग में बाजार की गतिविधि को नियमित करना, ठीक है भैया, बाजार कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, कब लगेगा, इसको भी नियमित करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें क्यों आती हैं, क्योंकि एक राज्य के अंदर में सिर्फ आप घर दे दोगे रहने के लिए लोगों को और लोग रह रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वहां की व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाना ही राज्य कहलाता है। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये था कि किसी भूभाग में हिंसा हुआ तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, राज्य लेगा। वहां पे कानून बनाना है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, राज्य लेगा। कानून को बनाना नहीं है, सिर्फ लागू भी करवाना है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन व्यवस्था करेगा, तो राज्य करेगा। आवश्यक वस्तु और सेवाओं का नियमन, वितरण, गारंटी, भैया जो इंपॉर्टेंट सर्विस है, अगर मान लो किसी ने क्या किया, ऑक्सीजन को पकड़ के रख लिया, ठीक है, और दूसरे तक पहुंचने नहीं दे रहा, या कुछ भी कर दिया, आवश्यक चीजें जो हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, उसको किसी तरह से रोक लिया, तो उसकी सही से वितरण हो, उसकी गारंटी कौन लेगा, तो उसका भी गारंटी कौन लेगा, राज्य लेगा। कि सभी को समान और बराबर मिले, इसकी जिम्मेदारी भी राज्य की होती है। तो ये ज्ञानोदय वालों ने उनके कार्य के अनुसार, जो उन्होंने देखा अपने राज्य के अंदर में किस तरह के कार्य चल रहे, इस तरह के काम चल रहे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये इसका मतलब निकाला। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है कि राज्य क्या है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे राज्य के मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि राज्य कब से हमारे साथ में है। ठीक है, यहाँ पे हम तीसरी बात कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरे पॉइंट के बारे में कि राज्य कब से हमारे साथ में है। तो कब से साथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स के बारे में बात करता है। बोलता है भैया अगर राज्य के बारे में आपको पता लगाना है तो सबसे पहले आपको क्या पता लगाना पड़ेगा, मानव का इतिहास। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए इंसान कब से आया है, तब आप पता लगा पाओगे ना भैया इसी समय में राज्य होगा। ठीक है, तो मानव के इतिहास को उन्होंने 3 चरणों में बांटा। 3 चरण कौन कौन से थे, तो कृषि पूर्व, मतलब खेती करने से पहले का समय, कृषि पूर्व, कृषक जो खेती करने लगे, खेती करने वाला टाइम,
और औद्योगिक खेती करने के बाद का जो विकास आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसके बारे में बात करता है। तो 3 चरणों में मानव का इतिहास टोटल उन्होंने बांट दिया कि भैया पहले जो कृषि खेती करने से पहले वाला टाइम था, शायद उस समय राज्य आ गया होगा, या फिर उस समय नहीं आया तो कृषक वाले टाइम में आया होगा जब लोग खेती करते थे, उस समय भी नहीं आया तो फिर तो भाई गारंटी है कि इस वाले में आया होगा, औद्योगिक वाले में आया होगा। तो इस तरह से 3 चरणों में बांट दिया और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले वाला आ जाता है कृषि पूर्व के अंदर में। तो इसके अंदर में क्या पता चलता है हमें कि राज्य मानव जीवन के कृषि पूर्व चरण में तो अवश्य नहीं था। कृषि पूर्व जीवन की बात करें, जहां पे खेती करने से पहले का जो जीवन था, जहां पर लोग एक शिकारी संग्रहण के जीवन के रूप में, व्यक्ति के रूप में जो आदि मानव थे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके बारे में मैंने आपको MHI 01 के अंदर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो आप अगर अभी तक नहीं देखे MHI 1 की वीडियोस तो उसको जाके देखो। ठीक है, MHI 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे 5-7 लेसन वहाँ पे भी क्लियर हो चुके हैं MHI 1 के भी, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा ये लेसन। अगर ये वहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, राज्य के जीवन में, राज्य का जो जीवन मतलब राज्य मानव जीवन के कृषि पूर्व चरण में तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या थे, शिकारी और संग्रहण करते थे, कोई सीमा नहीं थी, जहाँ मर्जी हो जाते थे भोजन की तलाश में। शिकारियों और भोजन संग्रहण की शुरुआती स्थिति में अधिशेष के लिए कोई स्थान नहीं था और श्रम विभाजन भी नहीं था। राज्य के अंदर में क्या होता है, श्रम विभाजन आ जाता है, मतलब काम का बंटवारा हो जाता है कि भैया ये वाला काम वो करेगा, वो वाला काम ये करेगा। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो खेती करने से पहले का जो टाइम पीरियड था आदि मानव वाला, वहाँ पे तो किसी तरह का श्रम विभाजन नहीं था, किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं थी, किसी तरह की कोई बॉर्डर नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं हो सकता, ये मान के चलते हैं। इसी वजह से किसी राजनीतिक केंद्र की वहाँ पे जरूरत भी नहीं थी, लोग इतने समझदार नहीं थे, जिसके कारण से वहाँ पे हमें कभी राजनीतिक केंद्र की जरूरत नहीं पड़ी कि भैया यहाँ पे राजनीतिक केंद्र चाहिए, यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे राज्य चाहिए, यहाँ पे कानून चाहिए, ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि लोग शिकार और संग्रहण करते थे और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे, तो वहाँ पे किसी तरह की कोई लिमिटेशन, बाउंडेशन नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे राज्य की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भैया कृषि पूर्व तो राज्य नहीं था। हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं कि राज्य कितना पुराना है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है कृषक, जब खेती होने लगी तब शायद आ गया होगा राज्य। तो कहा जाता है कि एक बार जब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया और फलस्वरूप स्थिर जिंदगी बिताने लगा, तो श्रम विभाजन और मानव संगठन के जटिल रूप से उभरने शुरू हुए, तभी धीरे धीरे राज्य अस्तित्व में आया। यहाँ पे माना जाता है कि भैया जब से खेती शुरू हुआ है ना, तब से राज्य का अस्तित्व देखा जा सकता है। तब से कैसे देखा जा सकता है कि भैया जब खेती करने लगे तो मान लो 10 परिवार एक गांव में आके खेती कर रहे हैं, तो उसमें से मान लो 10 में से 9 परिवार क्या करते हैं, खेती करते हैं, उनके पास अपनी जमीन है, खेती कर रहे हैं। अपनी जमीन क्या कब्जा कर रखा है, मतलब जो जमीन था उस पर कब्जा करके खेती कर रहे हैं। एक परिवार है जो नहीं कर रहा है खेती, वो आलसी मान लो लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके खेत में थोड़ा बहुत काम करने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, काम का बंटवारा हो गया, श्रम का विभाजन हो गया। ठीक है, जैसे ही विभाजन शुरू हुआ तो उनको पता चलता है भाई मानव का जटिल रूप उभरने लगा वहां से। ठीक है, कि अब अपना काम इससे करवा सकते हैं हम। ऐसे करके धीरे धीरे वहां से मानव प्रवृत्तियों में चेंजेस आई, परिवर्तन आया, और वहां से माना जाता है कि राज्य अस्तित्व में आना शुरू हुआ होगा। उसका काम अतिरिक्त श्रम का दोहन, श्रम विभाजन का नियमन, लेन देन के तरीके में बदलाव बनाए रखना और जरूरी विवादों को निपटारा करना हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो लोगों ने काम का बंटवारा करना, ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे उसको सुलझाना, ये सारी चीजें अपने आपस में ही होने लगी। अब ज्यादा लोग रहेंगे तो आपस में किसी की बनेगी, किसी की नहीं बनेगी, तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, काम का बंटवारा हो रहा है, कोई बंदा करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको दूसरा काम दे रहे हैं। तो इस तरह से चीजें चलने लगी ना, तो वहां से माना जाता है कि राज्य यहाँ पे शुरुआत हो गया होगा। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों इसी में कृषक वाले में ही, तो सभी कृषक समाज में राज्य नहीं था, कुछ ही जटिल और बड़े समाजों में मौजूद था। कहीं कहीं पे जैसे अब कुछ लोगों ने क्या किया कि अब 20 लोगों का समूह रह रहा है। ठीक है, तो 20 लोगों का समूह रहना, तो उन्होंने पूरी तरह से बाउंड्री लगा ली कि भैया ये हमारा राज्य, इसमें दूसरे को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति अलाउ नहीं है, तो उन्होंने इस तरह से बाउंडेशन कर लिया, तो वो राज्य के तौर पे माने जाने लगे। और ये कहा जाता है कि बड़े बड़े समाजों में ही ऐसा हो रहा था, छोटे समाजों में ये नहीं था, राज्य नहीं था। छोटे आदिम सरल और प्राकृतिक कृषक समाज अपना काम धाम राज्य के बगैर भी चला लेते थे। जो छोटे थे, जो छोटे वर्ग था, वो बिना राज्य के भी उनका काम चल रहा था, कोई जरूरत नहीं थी वहां पे रूल रेगुलेशन की, अपना खुले आजादी से रहो, खाओ पियो मजे करो, ये उनका वो था। ठीक है, आगे बात करें तो हालांकि राज्य मानव जीवन के इस चरण में तो सामने आ चुका था, लेकिन अब भी वह एक विकल्प था और अपरिहार्य नहीं था। मतलब यहाँ पे राज्य तो आ चुका था सामने कि भैया राज्य है, पर सभी लोगों के सामने क्या था, वो एक विकल्प के तौर पे, ऑप्शन के तौर पे अवेलेबल था कि आपकी मर्जी ये है, आप चाहो तो राज्य को अपनाओ, नहीं चाहो तो मत अपनाओ।
ठीक है, आपकी मर्जी है, राज्य बना के रहना है तो राज्य बना के रहो, नहीं तो नहीं रहो। तो इस तरह से चीजें चलने लगी। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट कहा जाता है कि यह भी कहा जा सकता है कि कुछ समाजों को राज्य की जरूरत थी और कुछ को नहीं। ठीक है, जैसे जैसे समाज थे तो उसके हिसाब से बोला जाने लगा कि भैया कुछ समाज को राज्य की जरूरत है और कुछ को नहीं। जो बड़े समाज थे, धनी समाज थे, तो उनको राज्य की जरूरत फील होने लगी, तो उन्होंने राज्यों का निर्माण किया। वही छोटे समाज थे, आदिवासी जो थे, उस तरह के थे जो उनको जरूरत फील नहीं हुई, उन्होंने निर्माण नहीं किया। तो ये उनके जरूरत के हिसाब से भी देखा जाता है। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, औद्योगिक के बारे में। क्या यहाँ पे राज्य था? जब आपका सेकंड स्टेज में ही राज्य आ चुका है तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, राज्य होगा ही होगा। ठीक है, औद्योगिकरण के तहत राज्य एक विकल्प नहीं रह गया था तथा मानव समाज का अभिन्न और अनिवार्य अंग बन गया था। अभी देखो, मैंने पीछे बोला था कि भैया यहाँ पे विकल्प है, मतलब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो अपना लो, नहीं तो छोड़ दो। पर औद्योगिक में क्या हुआ कि वहां पे राज्य एक अभिन्न अंग बन चुका था, पहले से ही पार्ट ऑफ द बॉडी है, वहां पे आप उसको हटा ही नहीं सकते, ये बन गया था। ठीक है, आप दिल्ली में रह रहे हो, आप दिल्ली से क्या आप हटा ही नहीं सकते, दिल्ली को नाम है तो नाम है भैया, आप दिल्ली में ही हो। ठीक है, आप बिहार गए तो बिहार में ही हो, यूपी में गए तो यूपी में ही हो। ठीक है, पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो पार्ट ऑफ द कंट्री है, अब उसको नहीं कर सकते कुछ भी चेंजेस। ठीक है, अब ये नहीं बोल सकते कि भारत में रह रहे हो, समझ रहे हो? तो ये पार्ट ऑफ द बॉडी बन चुका था उनके, तो वो अनिवार्य था, कंपलसरी था। श्रम विभाजन तेजी से बढ़ा औद्योगिक में। मानव जीवन की जटिलता भी बढ़ रही थी, अब उनकी जो प्रॉब्लम्स थे, कन्फ्यूजन्स थे, वो भी बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में राज्य के बगैर लोगों का काम धाम चलना असंभव हो गया था। ठीक है, इस तरह से चीजें चलती हैं। अब दोस्तों एक पॉइंट हमारा और बच जाता है, ये और यहाँ पे हम बात करें, एक क्वेश्चन ये कि राज्य की विशेषता क्या है। तो राज्य की विशेषता जो उससे मैंने बताया आपको दोस्तों कि केंद्रीकृत कानून बनाने वाला, लागू करने वाला, राजनीतिक रूप से संपूर्ण संस्था राज्य कहलाता है। तो यहाँ पे विशेषता के तौर पे क्या देखा गया? श्रम का विभाजन करना, ठीक है, कानून का निर्माण करना, कानून को सही से लागू करवाना ही राज्य कहलाता है। ये इसकी विशेषता के तौर पर देखा गया, केंद्रीकृत, ये इसकी विशेषता आ जाती है दोस्तों। ठीक है, समझ में आता है? तो यहाँ पे हमें इस वाले चैप्टर के अंदर में जो राज्य की समझ है यहाँ पे खत्म हो जाता है, और तीनों क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। अब हमें समझ में आ गया कि राज्य क्या होता है। ठीक है, राज्य कितना पुराना है ये भी समझ में आ गया। अब जब हम आगे पढ़ेंगे, जो आइडियोलॉजी पढ़ेंगे इन सभी विचारकों की, तो उनके आइडियोलॉजी से हम मैच कर पाएंगे अपने आप को कि भैया राज्य इतना पुराना है, राज्य की विशेषता ये है, राज्य इसे कहते हैं। फिर हम आगे पढ़ पाएंगे। जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो राज्य की उदारवादी धारणा होगा। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे राज्य की उदारवादी धारणा क्या है और इसे कहते किसे हैं, क्या होता है, कब से लागू है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक बात करते हैं दोस्तों। आपका चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, ये पॉइंट ये वाला। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं आउट ऑफ द बुक। यूरोपीय चिंतन में राज्य के 4 मूल तत्वों को बताया है। जो यूरोप के विचारक थे उन्होंने 4 मूल तत्वों को बताया कि भैया इनसे राज्य बनता है। तो एक निश्चित भूभाग, एक मतलब जमीन, जो पूरा इतना से भाई इतना बड़ा जमीन है, वो जमीन, भूभाग, जनसंख्या, वहां पे रहने वाले लोग, सरकार और संप्रभुता, जो वहां पे कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें हैं, जो धन जायदाद, वो सारे चीज मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है। ठीक है, वहीं पर एक विचारक आते हैं मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर ने राज्य की एक ऐसा समुदाय माना है जो निर्देशित भूभाग के भौतिक बल का विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार दावा करता है। ठीक है, मतलब एक अच्छे से एक जमीन का भौतिक रूप से उपयोग किया जाना ही राज्य कहलाता है। इनका ये मानना था मैक्स वेबर का। अब यहाँ पे अलग अलग विचारकों की हम बात करें, भैया किस विचारक ने क्या कहा है राज्य को लेकर, आगे भी बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पर अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भैया राज्य होता क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बस। ठीक है, गार्नर ने कहा, गार्नर भी एक विचारक रहे, उन्होंने क्या माना कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य को ही बताया जाता है। कि भैया जब से राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत हुई और अंत हुआ है, जो भी है राजनीतिक विज्ञान का अंत और शुरुआत, वो राज्य ही करता है, राज्य ही बताता है, राज्य विज्ञान ही है, राज्य को ही राजनीतिक विज्ञान के तौर पे उन्होंने देखा, गार्नर ने। ठीक है, आगे बात करें, एक लास्ट यहाँ पे स्लाइड आ जाती है आपकी, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगा इस पूरे सेगमेंट का। भारतीय राजनीतिक चिंतक, जो भारत के राजनीतिक चिंतक हुए, उन्होंने राज्य को 7 अंग के तौर पे गिनवाया। ठीक है, 7 अंग के तौर पे क्या क्या था? तो राजा या स्वामी। ठीक है, राजा या स्वामी को सबसे मेन माना कि भैया एक राज्य के अंदर में क्या होना चाहिए, राजा या फिर स्वामी सबसे मेन है। मंत्री, उनके जो मंत्री आमंत्य है वो सबसे मेन है। दूसरा सुहद, मतलब जो उसकी लोगों की जनसंख्या, ये सारी चीजें। देश एक होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए, कोष, पैसा, दुर्ग, किला। ठीक है, सेना जो उसकी सुरक्षा कर सके। तो इन सारे पॉइंटों की बात करी कि भैया अगर ये पॉइंट्स हैं तो आपके राज्य है। एक राज्य का मतलब उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया कि ये राज्य कहलाता है। अगर किसी जगह पे इन 7 चीजें पा रही हैं तो वो राज्य कहलाता है।
कौटिल्य जो बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं, भारत के सबसे बड़े और अग्रणी विचारकों में से एक आते हैं कौटिल्य, उन्होंने भी राज्य को 7 अंग बताए। 7 अंग क्या कहलाते हैं? उनके सप्तांग सिद्धांत के तौर पे वो जाने जाते हैं। राजा, आमत्य, मंत्री, दुर्ग, कोश और दंड, मित्र। ठीक है, दंड मतलब कानून व्यवस्था और मित्र मतलब वहाँ पे जो सेना और ये जो भी रहने वाली जनसंख्या, वो सारी कुछ आ जाता है। राज्य का क्षेत्रफल बड़ा होता है अर्थात भूभाग से घिरा होता है, ये उन्होंने बोला कि क्षेत्रफल बड़ा और भूभाग से घिरा होना चाहिए। ये सारा कुछ उन्होंने लेकर बताया कि ये राज्य कहलाता है। तो राज्य का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपके आउट ऑफ द बुक था, आपके बुक में दिया नहीं है, पर मुझे लगा बताना चाहिए आपको, थोड़ा सा समझ में आएगा, एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। तो ये था दोस्तों ये चैप्टर, आप ये लेसन यहाँ पे मतलब लेसन नहीं खत्म हुआ ना चैप्टर खत्म हुआ, ये पॉइंट खत्म हो गया है। अब 8 टॉप पार्ट्स में और आपकी वीडियो आएंगी। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर मैं पूरी कंप्लीट वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आपको ये लेसन पूरा समझ में आया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। दोस्तों आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारा चैनल को 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है सब्सक्राइब करते हो, तो हमारी टीम को, हमें, हमारी दीदी ना पूरे परिवार को बहुत हेल्प होगी। क्योंकि एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेशन मिलता है कि यार और वीडियो को बनाएं और ज़्यादा मतलब मेहनत करके बनाएं, और हम बनाते भी हैं। ठीक है, दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों आपसे कि यार आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह के आपकी डाउट हो तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि अच्छी चीज़ें देना, आपको अच्छा चीज़ प्रोवाइड करना। और इवन फर्स्ट टाइम एमए हिस्ट्री में खुद पढ़ा रहा हूँ, तो कई जगह गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ें मैं समझाने में असमर्थ हो रहा हूँ वीडियो के अंदर में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये क्या था, आप मुझे बता दो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। इवन आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सअप और टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे आपको जो आपके PDF हैं लेसन्स की, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी बच्चों के लिए, तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन भी करें, जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एंड लास्ट रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।